Assalamu alaikum students. In today's lecture, we will talk about materials. Material, basically, you people are familiar with the term inventory. In we have studied three types of businesses: services business, manufacturing, and merchandising business. सर्विस कंसर्न्स में ऐसा इन्वेंट्री का इतना वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन मर्चेंडाइजिंग जिसको आप ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं, या जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इसमें इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मर्चेंडाइजिंग कंसर्न के पास रेडी टू सेल गुड्स की इन्वेंट्री होती है। इट मीन जैसे आपके जनरल स्टोर है, आपके मेडिकल स्टोर है, आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के स्टोर्स हैं, जैसे आपके सर्कुलर रोड पे अपनी शॉप्स हैं, ये सब रेडी टू सेल प्रोडक्ट्स अपने होलसेलर्स, रिटेलर्स या कंपनी से परचेज करते हैं और फाइनल कस्टमर को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये रेडी टू सेल प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और अपने डिस्प्ले पर रखकर उनको आगे सेल आउट कर देते हैं विद लिटिल बिट प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन स्टिल इनके पास इन्वेंट्री होती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज मौजूद होती है: रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, देन दैट रॉ मटेरियल इज पुट इनटू प्रोसेस, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है, एंड देन व्हेन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड तो उसके बाद वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जब तक कस्टमर को सेल आउट नहीं होती आपके पास मौजूद होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज आपको नजर आ रही होती है, लेकिन ये सब इन्वेंट्री करंट एसेट डील हो रही होती है और बैलेंस शीट में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एसेट्स के हेड में करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का टैब नजर आ रहा होता है। लेकिन इसकी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ डॉलर अमाउंट, इनकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न होता है इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स में बेसिकली आप लोग अपने जो आपका इन्वेंट्री, जो आपका स्टॉक होता है, स्टोर होता है, उसमें आप 4 लेवल सेट करते हैं। इन सबको बेसिकली हम एक न्यूमेरिकल फार्मूलाज के थ्रू सेट करते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे आज। सबसे पहला हमारे पास है ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल या रीऑर्डर लेवल बेसिकली वो आपके पॉइंट होता है जहाँ तक अगर इन्वेंट्री एग्जॉस्ट होके पहुँच चुकी है, मतलब इन्वेंट्री यूज़ होती रही और वहाँ पे पहुँच गई है, तो इट मीन्स ये वो स्टेज है जहाँ पर आपकी मैनेजमेंट ने मज़ीद ऑर्डर प्लेस करना है टू फिल द स्टॉक। तो आपके पास सप्लायर जिसकी चीज़ का भी सप्लायर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक जनरल स्टोर है या मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है और वो हायर की फ्रिजेस मेरे पास बिक गई हैं और वो ख़त्म ऑर्डर लेवल पे पॉइंट आ गया। लेट्स से मेरा ऑर्डर लेवल मैंने सोचा हुआ है कि 3 है, कि अगर 3 फ्रिजेस मेरे पास पड़ी हैं तो मैंने अब ऑर्डर कर देना है। तो अगर 3 फ्रिजेस मौजूद हैं तो अब मैं हायर की कंपनी का जो कोई भी एजेंट होगा, जो कोई भी होलसेलर होगा या डायरेक्ट कंपनी को मैंने रिपोर्ट करना है, तो जो कोई भी है मैं उसको कॉल कर दूंगी कि ये ऑर्डर लेवल पे मेरी जगह आ गई है, आप ऑर्डर लिख लें मजीद हायर की फ्रिजेस, ये स्पेसिफिकेशंस, ये लेंथ, ये विड्थ, ये कलर, ये स्पेसिफिकेशन के साथ मुझे पहुंचा दें हमारी प्रोडक्ट जो भी आपकी शोरूम का प्लेस है। सो दिस इज ऑर्डर लेवल और री ऑर्डर लेवल, वो पॉइंट जहाँ पर मैनेजमेंट ने एक्शन लेना है और अब सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल बेसिकली वो मैक्सिमम लेवल होता है इन्वेंट्री का जो आपकी एक फर्म अपने पास मेंटेन करती है, कि उससे ज़्यादा इन्वेंट्री आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कितने यूनिट्स सेल आउट कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप मैक्सिमम इन्वेंट्री नहीं किसी भी चीज़ की मेंटेन करते, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, इट मीन्स आपने सरप्लस कैश इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेंट्री में खामखा रखा हुआ है जिसकी इसमें ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के साथ एक किराना स्टोर है या दूध दही की दुकान है, तो उसे पता होता है कि मैक्सिमम मेरे पास कितने ही किलो दूध दही या जो कोई भी चीज़ है या कितने दर्जन अंडे सेल आउट होते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर लेगा तो वो चीज़ पड़ी रहेगी उसके पास बेकार। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल और इसी तरह मिनिमम स्टॉक लेवल के कम से कम कितना इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए। कम से कम इन्वेंट्री लेवल इसलिए चेक सेट किया जाता है ताकि आपको इससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल से कम हुई तो स्टॉक आउट्स का डर है, या कस्टमर को हमें रिफ्यूज़ करना पड़ेगा कि सॉरी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसमें लॉस ऑफ सेल्स का डर होता है कि कस्टमर को आप रिफ्यूज़ कर देते हैं कि कस्टमर मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वो स्विच कर देगा टूवर्ड्स द अदर बिजनेस यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर एग्स एग्जॉस्ट हो गए, एग्स की इन्वेंट्री एग्जॉस्ट हो गई है मेरे और कोई लेने आ गया कस्टमर, मेरे पास नहीं है, तो उसका सब उसके पास सेकंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
तो इसी तरह अगर हायर की फ्रिज है या जो कुछ अगर आपके पास नहीं है तो सेम हायर की फ्रिज किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के वाली शॉप के पास पड़ी होगी। तो स्टॉक आउट्स या कस्टमर को रिटर्न या लॉस ऑफ सेल्स का डर होता है, इसलिए आप मिनिमम स्टॉक अपने पास जरूर मेंटेन करते हैं ताकि आपको कस्टमर को रिफ्यूज ना करना पड़े। और डेंजर लेवल बेसिकली वो लेवल होता है कि बहुत कि अब अगर अब भी इन्वेंट्री आपको आपकी प्रोडक्शन प्लेस पे ना पहुंची तो आपकी प्रोडक्शन रुकने का डर है, या आपका जो प्लांट है उसको उसकी प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। बेसिकली प्लांट प्रोडक्शन को रोकना इट्स अ वेरी मैसिव ह्यूज कॉस्ट होती है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सो आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं बेसिकली कि आपका जो प्लांट है वो कॉन्टिन्यूसली वर्किंग में रहे और आपकी जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है वो आपके पास इनफ क्वांटिटी में मौजूद हो ताकि आपकी प्रोडक्शन को आपको रोकना ना पड़े। Okay, friends. Now this is the formula of calculating reorder level or order level. The formula is maximum consumption into lead time. Lead time is basically that is the time that is द टाइम कि जिसमें आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद सप्लायर आपकी प्लांट तक कितने दिनों में उसको पहुंचाते हैं, उससे बेसिकली हम उस डिफरेंस को हम लीड टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सप्लायर 2 दिन लेगा ऑर्डर मिलने के बाद आप तक प्रोडक्शन प्लांट तक चीज़ें लेके आने में, तो आपका लीड टाइम 2 डेज है। तो समटाइम सप्लायर आपको कहते हैं 2 to 3, कम से कम 2 मैक्सिमम 3 डेज में मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा, तो मिनिमम लीड टाइम 2 डेज है, मैक्सिमम लीड टाइम आपका 3 डेज है इस पर्टिकुलर केस में। ये आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है। Reorder level minus minimum consumption into lead time plus EOQ, that is economic order quantity. मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपके पास ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। जो एवरेज कंजम्पशन कैसे है कि मैक्सिमम और मिनिमम कंजम्पशन को ऐड ऑन करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी। एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं और तमाम फॉर्मूलाज का कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारे पास 1000 यूनिट्स पर डे, 1000 यूनिट्स पर डे कंज्यूम हो जाते हैं, प्रोडक्शन में चले जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। मिनिमम कंजम्पशन है 800, एवरेज कैसे निकालेंगे 1000 प्लस 800, इट मींस मैक्सिमम प्लस मिनिमम। वेयर इज द कर्सर? ओके जी, 1000 प्लस 800 इन दोनों को ऐड ऑन करके 2 पे डिवाइड करते हैं, आपके पास एवरेज कंजम्पशन आ जाएगी। लीड टाइम आपके सप्लायर ने आपके साथ कमिटमेंट की हुई है 5 to 10 डेज, तो ये आपका मिनिमम लीड टाइम है, ये आपका मैक्सिमम लीड टाइम है। और अगर कोई ये एवरेज लीड टाइम है आपके पास 8 डेज, इमरजेंसी लीड टाइम है आपके पास 2 डेज। इमरजेंसी लीड टाइम ये होता है कि इन केस अगर आप डेंजर लेवल पर आने लगे हैं और आपकी प्रोडक्शन आपको रुकने का डर है या स्टॉक आउट होने का डर है, तो फिर आप इमरजेंसी में अपने जब सप्लायर को कहते हैं ना कि आप प्रॉम्प्टली हमें चीज़ पहुंचा दें, तो वो मिनिमम आपको चीज़ पहुंचा रहा होता है टाइम में, दैट इज इमरजेंसी लीड टाइम, दैट इज ओवर हियर इज 2 डेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ बाहर की कंट्री से कोई इनपुट आता है या रॉ मटेरियल आपका बाहर की कंट्री से आ रहा है और वो बाय सी इट टेक्स 10 डेज, तो अगर बाय एयर वो भिजवा देगा तो वो इट विल टेक 2 डेज। प्लाज्मा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है यहाँ पर 2500। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशंस पे सीखेंगे। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, सेम डाटा पर हम लोगों ने तमाम फॉर्मूलाज को सॉल्व किया है। आपका रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल या ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है 1000 यूनिट्स, मैक्सिमम लीड टाइम था 10 डेज, मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास, ये आपके पास मैक्सिमम कंजम्पशन है 1000 यूनिट्स के साथ। तो आपका फर्म का जो इस जो इन्वेंट्री का आपने ऑर्डर लेवल सेट कर लिया है कि 10,000 यूनिट्स, अगर 10,000 यूनिट से कम यूनिट्स होंगे तो डेफिनेटली अब जैसे कम होने लगेंगे आप अगेन ऑर्डर प्लेस कर देंगे सप्लायर को टू फुलफिल द इन्वेंट्री स्टॉक जितना भी है आपका। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम मिनिमम। पहले आप लोगों ने लीड टाइम मिनिमम को मिनिमम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसमें ऑर्डरिंग लेवल से उसको माइनस करके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसमें ऐड ऑन कर दें, आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। इट मींस आई मीन टू से कि पहले आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट में जो है कैलकुलेशन उसको सॉल्व कर लें और उसके बाद रिमेनिंग कैलकुलेशन को सॉल्व करें। दिस इज मिनिमम स्टॉक लेवल ऑर्डरिंग पॉइंट माइनस एवरेज डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम एवरेज, आपके पास आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। और ये आपके डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज डेली कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी टाइम। तो एवरेज डेली कंजम्पशन आपकी थी 900, इमरजेंसी डेली टाइम था आपका 2 डेज, मल्टीप्लाई कर दें आपका 1800 यूनिट्स डेंजर लेवल आ रहा है कि अगर 1800 यूनिट्स
तक आपका इन्वेंट्री का लेवल आ गया, इट मीन्स नाउ यू एंटर्ड इनटू डेंजर जोन। तो अब आप इमरजेंसी में अपने सप्लायर को इमरजेंसी लीड टाइम्स के लिए कॉल करेंगे कि जल्द से जल्द आपको सप्लाई आपकी प्रोडक्शन प्लांट पर पहुंचा दें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली जब आप इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमने कहा री ऑर्डर लेवल है कि अब आपने ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऑर्डर किस क्वांटिटी का होना चाहिए? ऑर्डर की क्वांटिटी बेसिकली ऐसी होनी चाहिए जो फर्म को ओवरऑल इकोनॉमिकल पड़े, राइट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं री ऑर्डर लेवल की, ऑर्डर लेवल की, कि ये वो पॉइंट आ गया जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऑर्डर किस क्वांटिटी का प्लेस करना है? उस क्वांटिटी का जो फर्म को ओवरऑल इकोनॉमिकल पड़े, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट उसमें कम से कम हो। दिस ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी इकोनॉमिकल। नाउ इसके ये तीनों एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, economic order quantity is equal to 2 multiplied by annually required units of that particular product multiplied by the ordering cost, that is represented by OC over here, divided by the per unit cost multiplied by carrying cost। अब इसमें तीन डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड यूनिट्स की। एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स आप अपनी फर्म में जो आपका प्रीवियस पैटर्न्स हैं उनको देखते हुए आप सेट करते हैं कि एनुअली आपको कितने रिक्वायर्ड हैं यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट का आपको पता होता है कि कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर कितनी है, कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फ़ोन कॉल किया है ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, या मेल की है, या जो कुछ भी है, उस सब की आप एक दफ़ा कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर। इसी तरह जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट ये होती है कि एक यूनिट को अगर आपकी फर्म आप अपने फर्म में अपने पास रखते हैं, लेट्स से अगर आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है तो डेफिनेटली वो किसी स्टोर में जाती है, तो उसकी भी आपको उसको यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो स्टोर में पड़ा है तो स्टोर की डेप्रिसिएशन, स्टोर में अगर कोई लाइट चल रही है या पंखा चल रहा है या कोई कोल्ड स्टोर है या कोई ऐसा है, तो वहाँ डेफिनेटली स्टोरेज की कॉस्ट होती है। अगर उसमें बाहर कोई आपने कोई स्टोर के बाहर कोई अपॉइंट किया हुआ है पर्सन गार्ड के तौर पे, तो उसकी भी डेफिनेटली कॉस्ट जाएगी। तो इन सारी कॉस्ट को आप ऐड ऑन करके आप एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं कि एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट कितनी है। समटाइम्स आपके यूनिट्स इंश्योर्ड होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो वो सब चीज़ों की कॉस्ट आप निकाल लेते हैं, कैरिंग कॉस्ट कितनी है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट एक डाटा हमें गिवन है कि आपके पास एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं 80,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 1200, पर यूनिट कॉस्ट है आपकी 6, कैरिंग कॉस्ट है आपकी 50%। अब आपने तमाम फीचर्स को फॉर्मूला में प्लग इन करके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमिन कर लिया, दैट इज 8,000 यूनिट्स इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि एक साल में आपको कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है आपके पास एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स, जैसे इस केस में एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स 80,000 थे, डिवाइड करके आप इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, तो साल में आपको टोटल 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, राइट। हर दफ़ा आप ऑर्डर प्लेस करेंगे 8,000 यूनिट्स का, हर दफ़ा प्लेस करेंगे 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर, और साल में 10 यूनिट्स ऑर्डर प्लेस करेंगे तो रिक्वायर्ड यूनिट्स आपकी फैक्ट्री सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे। एवरेज इन्वेंट्री का आपका फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, 8,000 यूनिट्स आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकली है, 2 पे डिवाइड करते हैं आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई है 4,000 यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स आप लोग टेबल देख रहे होंगे, और इसमें देखिए एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स भी 80,000 ही रहेंगे। एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स कितने हैं? 80,000। लेकिन आप ट्राई करके देखें कि अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से बढ़ा के भी देख लें और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम करके भी देख लें, दोनों सूरतों में आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगी। सिर्फ यही एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही वो क्वांटिटी है जिस पर आपकी फर्म की टोटल कॉस्ट मिनिमम है, राइट। इससे ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो भी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन 24,000 से बढ़कर 24,600 और 34,800 पे चली गई। और अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी कम कर देते हैं, मीन्स 8,000 यूनिट से कम यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, 4,000 या 5,000, तो भी आपकी ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट जो फर्म को पड़ रही है वो ज़्यादा है 24,000 से। तो हम ये कहते हैं कि ये आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इस पे आपने चेक किया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको 10 प्लेस करने पड़े थे। अगेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है एनुअली रिक्वायर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड यूनिट्स डिवाइड बाय ईओक्यू। तो हम लोगों ने रिक्वायर्ड यूनिट्स को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर डिवाइड करके आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली 80,000 डिवाइड बाय 20,000 4 आ गया, 80,000 डिवाइड बाय 10,000 8 आ गया, 80,000 डिवाइड बाय 8,000 आ गया 10।
सिमिलरली 80,000 डिवाइड बाय 5,000 आ गया 16। अगर 80,000 एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं और 4,000 यूनिट्स का आप हर दफ़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो साल में आपको 20 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है? नंबर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी थी? 1200। अगर आपने अगेन कर्सर की तरह ये 4 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1200 4800, 8 मल्टीप्लाई बाय 1200 9600। और इसी तरह अगर आप 10 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं तो 10 इंटू 1200, क्योंकि कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर इज 1200, मल्टीप्लाई करके आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 12,000। सेम इज विद द 5,000 एंड 4,000 यूनिट्स। कैरिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट्स? कैरिंग कॉस्ट ये होती है स्टूडेंट, हम एज्यूम करते हैं कि आप जितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं उसमें से हाफ प्रोडक्शन में चली जाएगी और हाफ जो है वो आप स्टोर में अपने पास रखेंगे। तो बेसिकली आपके पास जो भी ऑर्डरिंग क्वांटिटी होती है इसका आप हाफ कर लेते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से कि एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है इस वक्त 3 रुपीज़। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000। इसी तरह स्टूडेंट्स 8,000 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 4,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 12,000। तो बेसिकली एक और चीज़ भी अगर आप मेमोराइज कर सकें कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती है। इट मीन्स ये वो पॉइंट है, अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ कैरिंग कॉस्ट के ग्राफ को कट करता है। इट मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। अदरवाइज ये दोनों ऑपोजिट बिहेव करती हैं। अगर आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज़्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। सिमिलरली अगर आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी कम आप सेट करते हैं तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा प्लेस करनी पड़ेंगी, इसलिए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये आपस में इन्वर्सली बिहेव करते हैं। यहाँ पर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ग्राफ देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप लोगों ने ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपने एक्स एक्सिस पे रखनी है और जो आप लोगों की कॉस्ट है वो आप लोगों ने वाई एक्सिस पे रखनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सपोज कर रहे हैं, ये देखें यही वो डाटा है जो हमने सपोज किया था कि ऑर्डर साइज आप लोगों ने इन थाउजेंड्स किया हुआ है कि अगर आप 4,000 यूनिट्स ऑर्डर करें, 5,000 यूनिट्स ऑर्डर करें, 8,000 10,000 नॉन, तो ये देखिएगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ कट कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट 12,000 है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इससे पहले अगर आप देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पहले तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा और कैरिंग कॉस्ट कम है, जबकि आफ्टर इंटरसेक्शन आपकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, टोटल कॉस्ट का कर्व मिनिमम होता है एट द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 24,000 पे ये मिनिमम होगा। अदरवाइज टोटल कॉस्ट इससे पहले भी बढ़ रही होगी और इसके बाद में भी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। इट मीन्स कि अगर आप 8,000 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर करते हैं तो भी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर आप 8,000 यूनिट से कम यूनिट्स ऑर्डर करते हैं तो भी आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। नाउ स्टूडेंट्स हमारी इन्वेंट्री में कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स और कुछ स्पॉइल्ड यूनिट्स भी होते हैं। तो समटाइम्स कुछ यूनिट्स के ऊपर हम रीवर्क करके, रीवर्क मीन्स कुछ मटेरियल ऐड करके, कुछ लेबर की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करके, कुछ वेरिएबल और फिक्स एफर्ट्स की मौजूदगी में उसको गुड आउटपुट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अदरवाइज जो आपकी स्पॉइल्ड यूनिट्स या डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं इनकी कॉस्ट को आपको चार्ज करना पड़ता है फर्स्ट अकाउंट को, या अगर ये जो भी लॉस होता है जो कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर सप्लायर ने गुड यूनिट ट्रांसफ़र नहीं किए तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं। समटाइम्स अगर आपकी मिस हैंडलिंग की वजह से या आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से लॉस हो गया तो फिर आपने उसके ट्रीटमेंट स्टडी करना होता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Now losses are of two types basically. आप लोगों ने CPR या process costing में basically पढ़ा that losses are of two types. Normal loss is a type of loss which the management is actually expecting to be happen. Like it's a loss जो कि मतलब हो जाता है हैंडलिंग में। जैसे पेट्रोल में मैंने आपको बताया था कि जब हम एक कार को पेट्रोल दे रहे थे थोड़ा बहुत पेट्रोल एवेपोरेट हो जाता है, राइट? तो एबनॉर्मल लॉस क्या है? द लॉस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसके लिए हम उसको अकॉर्डिंगली उसको चार्ज भी करते हैं। So normal loss is being charged to the factory overhead control account, while the abnormal loss is being charged to a particular job. Now these are the important documents that are uh, actually
You need to study about them in this chapter. We will study one by one all of these, and I will show you in pictorial form how they are in format. First of all, let's see. Purchase requisition is basically the request to purchase a specific material that is being required by any department. अब परचेज requisition में आपकी जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है आप उसको ये रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं। अब इसमें आप मटेरियल की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के अलावा भी कोई और डिपार्टमेंट है और उसको कोई चीज़ चाहिए, किसी भी किस्म का कोई मटेरियल चाहिए, तो वो उसके लिए आपको रिक्वेजिशन सेंड करते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट होता है या उसका स्पेसिमेन आपको नज़र आ रहा है कि उनको कौन सा मटीरियल चाहिए, उसका कोड क्या है, कितनी क्वान्टिटी में रिक्वायर्ड है, किसने रिक्वेस्ट किया, उसकी भी डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन मेंशन होती है, और फिर आप उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये मेरी अथॉरिटी में है, मैं आपको परचेज कर देता हूँ। परचेज ऑफिसर जो है, अगर आपकी लिमिट से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट ऑफिसर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली परचेज रिक्वेजिशन सेंड होती है, उसके बाद फिर आप परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब वो ओके हो जाता है तो फिर आप उसका सप्लायर सर्च करते हैं कि ये मटेरियल आपको कौन सा सप्लायर प्रोवाइड कर सकता है। उस सप्लायर को फिर आप परचेज ऑर्डर बना के रिटन डॉक्यूमेंट में सेंड कर देते हैं, ईमेल भी कर देते हैं, कॉल भी कर देते हैं कि ये चीज़ें हमें आपसे चाहिए। परचेज ऑर्डर सेंड होने के बाद जब वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है तो उसको हम डेबिट नोट कहते हैं या गुड्स रिसीव नोट कहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में वो चीज़ पहुंच गई है। जब वो प्रोडक्शन फैसिलिटी में चीज़ पहुंचती है तो आप उसे क्वालिटी उसकी इंस्पेक्ट करने के बाद अपने स्टोर्स में उसको ले जाते हैं। स्टोर में बेसिकली ये स्टोर लेजर कार्ड जिसे आप कह रहे हैं, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये सब्सिडरी लेजर कार्ड्स आप लोगों ने बनाए भी हैं। ये आपके परपीचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम में आप लोगों ने लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड या मूविंग एवरेज मेथड से आप लोगों ने बनाना सीखे होंगे। तो ये बेसिकली वो कार्ड है जो आप लोग बनाते हैं। इसमें बेसिकली हम स्टोर मैनेजर रिसीव करता है कि ये मेरे पास आए, ये मैंने इशू कर दिया प्रोडक्शन को, और अब मेरे पास बैलेंस में कितने पड़े हैं। और ये बेसिकली आपका बिजनेस जो भी सिस्टम फॉलो कर रहा होता है उसके मुताबिक, जो भी आपकी कॉस्ट फ्लो एजम्पशन फॉलो हो रही होती है उसके मुताबिक ये स्टोर लेजर कार्ड्स प्रिपेयर होते हैं। इसको हम इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर कार्ड्स भी कहते हैं। जो आपका स्टोर लेजर कार्ड और बिन कार्ड ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर जो है रुपीज या डॉलर अमाउंट्स मेंशन नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स फ्लो के बारे में बात होती है। ये बिन कार्ड्स हमेशा हर स्टोर के बाहर लगे होते हैं। ये वो बेसिकली बिन कार्ड है जिसके ऊपर एक्चुअली ये तमाम ऑर्डर्स मेंशन होते हैं जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में डिस्कस किया, लाइक प्री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। क्योंकि इसके अंदर हम जब भी हमारे पास यूनिट्स रिसीव होते हैं, जो यूनिट्स इशू होते हैं, हम सिर्फ यूनिट्स फ्लो को इसमें मेंशन करते हैं, यूनिट्स इन, यूनिट्स आउट, और उसके बाद बैलेंस कितने हैं। बैलेंस को देख के आपको पता चल जाता है कि अब क्या रीऑर्डर लेवल आ गया है, मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल से कम तो नहीं है, डेंजर लेवल पे तो नहीं आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है इसकी, एंड ऑल। ये हर जो आपका मटेरियल जो आप सेव करते हैं अपने स्टोर में उसके लिए सेपरेट बिन कार्ड्स अटैच्ड होते हैं। नाउ लास्ट में फ्रेंड्स हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टडी करेंगे कि ये जो आपका इन्वेंट्री आइटम है, आपका जो भी इन्वेंट्री जो भी स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि एक फैक्ट्री सेटिंग्स में मल्टीपल टाइप्स की इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक्चुअली चेक कर रही होती है कि कितनी दफ़ा एक अकाउंटिंग पीरियड में आपकी इन्वेंट्री एग्जॉस्ट होती है, यूज़ होती है, कंज्यूम हो जाती है। तो सीजीएस और मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय द एवरेज इन्वेंट्री। अगेन एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टार्ट ऑफ द इन्वेंट्री मतलब अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे कितनी थी, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कितनी है, ऐड ऑन करके 2 पर डिवाइड करते हैं, यू विल गेट द एवरेज इन्वेंट्री लेवल्स। Let's calculate inventory turnover ratio and inventory turnover ratio in days by using this illustration. The opening stock level is 1000 units, closing stock level is 500 units. तो आप एवरेज निकालें 1000 प्लस 500 डिवाइड बाई 2। मटेरियल परचेज आपने किया इस अकाउंटिंग पीरियड में 7000 का, मटेरियल कंज्यूम जो इस्तेमाल हुआ है वो 7500 यूनिट्स का हुआ है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला बनेगा 7500 दैट इज मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय द एवरेज इन्वेंट्री। तो 10 टाइम्स ऑलमोस्ट आपकी इन्वेंट्री एग्जॉस्ट हुई है, यूज हुई है, कंज्यूम हुई है साल के अंदर। इफ़ यू वांट टू नो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, तो साल में आपकी फर्म देखें आपकी फर्म कितनी डेज में ऑपरेट करती है। जैसे शुगर मिल है, सीजन होता है उसका 6 to
5 to 6 months or 3 to 6 months according to the raw material inventory they actually जिसको engage कर लेते हैं. Similarly the flour mill they have a specific seasons 60 to 80 days जितना भी है. लेकिन अगर आपकी एक ऐसी फर्म है जो साल में 365 डेज या 360 डेज वर्कआउट करती है, जितने भी आपके ऑपरेशनल डेज हैं, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपके पास डेज आ जाएंगे कि कितने दिनों में आपकी इन्वेंट्री एग्जॉस्ट हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है. 36 डेज में आपकी इन्वेंट्री एक्चुअली कंज्यूम हो जाती है. This is all about inventory, friends. If you have any questions, then try to put the questions in your class respective WhatsApp groups. Jazakallah.